हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भी सवालों के जवाब दूं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद आप अपने सवालों को पोस्ट कर दीजिएगा। अगले संडे वाली वीडियो बनाने से पहले मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में से आपके सवालों को पिक करूंगा। और हाँ, एक और जरूरी जानकारी वो ये कि ये सरताज क्लासेस के अलावा मेरा एक और दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सरताज स्टोरीज, जहां पर मैं व्लॉगिंग करता रहता हूं, व्लॉग्स डालता रहता हूं अपनी फैमिली के साथ। उसे आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की शॉर्ट वीडियोस, छोटी छोटी 15-15 सेकंड्स की, तो उसके लिए भी मेरा एक तीसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सरताज क्लासेस शॉर्ट्स। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दोनों चैनल्स को और इस वाले चैनल को और इन तीनों चैनल्स को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, पढ़ना शुरू करता हूं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है वैल्यू ऑफ लाइफ का। लिखते हैं, हाय सर, आई होप यू आर वेल। यस, आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, आई एम श्योर यू आर आल्सो डूइंग वेल। सर, हाउ टू ट्रांसलेट दीस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, जैसे मुझे खाना बनाते हुए 5 दिन हो गए या मुझे खाना बनाए हुए 5 दिन हो गए। प्लीज सर जवाब जरूर देना, मैं बहुत परेशान हूं इसे लेकर। डोंट वरी, अब आपकी परेशानी खत्म हो गई। देखिए, इसमें सबसे पहली जो चीज है, जो टाइम आप बता रहे हैं, मुझे खाना बनाते हुए या बनाए हुए 5 दिन हो गए, ये सबसे ज्यादा परेशान करती है कि इसे कैसे बनाए। मुझे 10 दिन हो गए, मुझे 1 महीना हो गया, मुझे 1 साल हो गया, मुझे 10 साल हो गए। इसके लिए आप एक सिंपल फार्मूला अपना सकते हैं। जैसे मुझे खाना बनाते हुए 5 दिन हो गए, तो आप कह सकते हैं इट हैज बीन 5 डेज सिंस। इट हैज बीन 5 डेज सिंस, 5 दिन हो गए हैं। अब इसके बाद आप अपना बाकी का वाक्य रख सकते हैं। 1 साल हो गया, इट हैज बीन 1 ईयर सिंस। 10 साल हो गए, इट हैज बीन 10 ईयर्स सिंस। 1 महीना हो गया, इट हैज बीन 1 मंथ सिंस। अब उसके बाद कुछ भी लिखे, जैसे खाना बनाते हुए आई एम कुकिंग फूड, सिंस आई एम कुकिंग फूड, सिंस है ना, उसके बाद आई एम कुकिंग फूड, या खाना बनाए हुए आई हैड कुक्ड फूड। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला कमेंट क्या है, अरमान ने लिखते हैं, सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अरमान। एज पर एज का मतलब हिंदी में क्या होता है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ओके, एज पर एज का हिंदी में मतलब होता है के अनुसार। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। ऐसे ही एज पर एज होता है। एज पर एज मी या एज पर एज माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के अनुसार, हिल नॉट कम, वो नहीं आएगा। एज पर एज यू, तुम्हारे अनुसार, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। एज पर एज न्यूज चैनल्स के अनुसार दुनिया में ऐसा हो रहा है। सो एज पर एज यानी कि अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अगला सवाल पूछा है मोनू कुमार ने, लिखते हैं गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग मोनू। सर माय क्वेश्चन आर डिफरेंट बिटवीन अगो एंड बिफोर एंड आफ्टर, प्लीज पिक माय क्वेश्चन सर, प्लीज हैप्पी टीचर्स डे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी द टीचर्स डे, जो कि पिछले रविवार को था और आपने पिछले रविवार को सबने मुझे विश किया, मजा आ गया आज आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, सो मोनू आपने पूछा है अगो एंड बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क होता है। तो सुनिए, सबसे पहले हम अगो एंड बिफोर की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है से पहले। अगो और बिफोर दोनों का मतलब होता है पहले, जैसे कि 2 साल पहले, 2 घंटे पहले, जो है क्या नाम है 3 महीने पहले, मतलब कोई भी टाइम है उससे पहले। लेकिन फर्क यह है, बिफोर लगता है आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस के लिए, और अगो लगता है पास्ट के टेंसेस के लिए। मतलब पहले शब्द अगर पास्ट के टेंसेस में आए तो अगो, और प्रेजेंट और फ्यूचर में आए तो बिफोर। जैसे कि मैं 2 साल पहले आया पास्ट का है, आई केम 2 years ago, 2 साल पहले, 2 years ago, बिफोर नहीं, बिफोर 2 years नहीं। और मैं 2 घंटे पहले आऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है। I'll come before 2 hours, यहां बिफोर लगाएंगे। या प्रेजेंट हो, मैं 2 घंटे पहले आता हूं, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट डेफिनेट। आई कम बिफोर 2 years, तो बिफोर एगो मतलब सेम, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बिफोर और पास्ट के लिए एगो। दोनों का मतलब होता है जो है से पहले। इसके बाद आपने बिफोर और आफ्टर में फर्क पूछा, तो बिफोर का मतलब जैसा कि अभी हम जान चुके हैं से पहले, और आफ्टर का मतलब के बाद। मैं 2 घंटे पहले आऊंगा, I'll come before 2 hours, और मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, I'll come after 2 hours। लेकिन हाँ, बिफोर और आफ्टर का एक और मतलब होता है, और वो होता है बिफोर का मतलब होता है आगे और आफ्टर का मतलब होता है पीछे। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हुआ हूं। आई एम स्टैंडिंग आफ्टर यू, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूं। तो आगे पीछे के लिए भी आप बिफोर और आफ्टर का यूज कर सकते हैं, या बिफोर और अगो का यूज या आफ्टर का यूज आप बाद या पहले के लिए भी कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है नीता ने, लिखती है हैप्पी टीचर्स डे। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच नीता। हेलो सर, हाउ टू यूज बियॉन्ड वर्ड, प्लीज टेल मी। ओके, बियॉन्ड का यूज कैसे करते हैं। देखिए, बियॉन्ड एक प्रीपोजिशन है जिसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट में समझा देता हूं। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार या से परे, मतलब कोई चीज जब पहुंच से परे हो तब भी बियॉन्ड लगाते हैं, और कोई चीज किसी के पार हो या वहां से शुरू होती हो उसे पार करके तब भी बियॉन्ड लगाते हैं। जैसे कि इट्स बियॉन्ड मी, ये मेरी पहुंच से दूर है यार, मैं वहां तक मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इट्स बियॉन्ड मी,
पहुंच से दूर है। या फिर मैं कह सकता हूं यू कांट गो बियॉन्ड द रिवर, तुम नदी के पार नहीं जा सकते हो, क्योंकि बियॉन्ड का मतलब के पार भी होता है। और एक और होता है कि वहां से शुरू, जैसे कि फॉरेस्ट, देयर आर फॉरेस्ट बियॉन्ड द हाउस, घर के जो पार है वहां से जंगल शुरू होते हैं। तो बियॉन्ड का जो मुख्य मतलब होता है वो होता है के पार, किसी चीज को पार करके कोई चीज होती है, या से परे कोई चीज पहुंच से दूर होती है। अगला सवाल पूछा है अनिका ने, लिखा है हेलो सर माय नेम इज अनिका, मेरा नाम अनिका है। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा सवाल है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फिश, फिश का प्लूरल यानी बहुवचन क्या होता है, फिश और फिशेस। एक्सप्लेन मी, मुझे एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, पिक माय क्वेश्चन, थैंक यू। ओके, देखिए जब भी हम बहुवचन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ऐसे ऐसे लगा के बन जाता है, जैसे एक लड़की तो गर्ल, एक से ज्यादा तो गर्ल्स, एक बस है तो बस, एक से ज्यादा तो बसेस, इसी तरीके से एक घड़ी है तो वॉच, एक से ज्यादा है तो वॉचेस, इसी तरह से एक मछली है तो फिश और एक से ज्यादा है तो फिशेस। लेकिन यह फॉर्मूला यहां तब फेल हो जाता है जब हमें पता चलता है कि यार फिश का तो प्लूरल ही नहीं होता है, और ये बात हकीकत है। एक फिश हो तब भी उसे फिश कहेंगे और एक से ज्यादा मछलियां तब भी उसे फिश ही कहेंगे। लेकिन लॉजिक समझ लो, लॉजिक यह है कि अगर फिशेस जो है, मछलियां जो हैं वो एक ही प्रजाति की हैं, तब उन्हें एक से ज्यादा को फिशेस नहीं फिश ही कहेंगे। आपके पास एक्वेरियम है, आपके एक्वेरियम में 10 मछलियां हैं और सारी की सारी गोल्ड फिश हैं, तो इसका मतलब आप कहेंगे आई हैव 10 गोल्ड फिशेस, नहीं गोल्ड फिश। तो यहां पे प्लूरल के लिए फिशेस नहीं होगा क्योंकि वो एक ही प्रजाति की हैं। लेकिन अलग अलग है, शार्क भी है, गोल्ड फिश भी है, ये भी है, वो भी है, तो आप कह सकते हैं आई हैव सो मेनी फिशेस, तो वहां पर ईएस लगा सकते हैं। मतलब साइंटिफिकली थोड़ा देखना पड़ेगा, प्रजातियां अलग अलग हैं तो आप लगाइए ईएस यानी फिशेस, नहीं है तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो फिश ही लगा सकते हैं। लेकिन आप इतना घुसिए मत, आप चाहें तो सबके लिए भी सिंगुलर के लिए फिश और एक से ज्यादा के लिए फिशेस लगा सकते हैं, गलत नहीं है। अगला सवाल पूछा है ममता ने, लिखती है हेलो सर, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच ममता, हाउ आर यू डूइंग, यस आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सर, आई हैव अ डाउट, मेरा एक डाउट है, माई सेल्फ आंचल क्यों नहीं बोल सकते सर, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। ओके, देखिए इंटरव्यूज में अक्सर ऐसा होता है, इंडियन जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोलते हैं माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ रानी, माई सेल्फ आंचल, या माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो, नाम बताने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए। लेकिन ये एक्चुअली गलत है, आपको आई एम राहुल या आई एम आंचल या माई नेम इज आंचल बोलना चाहिए, माई सेल्फ नहीं। अब यही पूछा है क्यों गलत है, तो वो इसलिए गलत है, आप इसकी हिंदी करके देखो। माई सेल्फ की हिंदी होती है मैं खुद, जैसे कि आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा, आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद देखा, तो माई सेल्फ मैं खुद। और अगर आप हिंदी में बोले मैं खुद सरताज, क्या लगेगा, मैं खुद आंचल, अजीब नहीं लग रहा? तो अजीब लग रहा है तो ऐसे इंग्लिश में अजीब लग रहा है, इसलिए इसे नहीं बोला जाता है। बल्कि ऐसे बोलिए ना, मेरा नाम आंचल है, माय नेम इज आंचल, मैं आंचल हूं, आई एम आंचल, तो अच्छा लगेगा, तो माई सेल्फ अवॉइड कीजिए। अगला सवाल पूछा है दचंद्रा ने, लिखा है हेलो सर आई एम प्रफुल, हाय, व्हाट आर द रिप्लेसमेंट्स फॉर द वर्ड क्यूट, क्यूट की जगह और कौन से शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड हाउ कैन आई इंप्रूव माई हैंड राइटिंग, और मैं अपनी हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, इज देयर एनी स्मार्ट वे फॉर दैट, क्या इसके लिए कोई स्मार्ट तरीका है? आई वांट टू नो एज आई एम आस्किंग इट टू वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ओहो, आपने मेरे लिए कितने प्यारे प्यारे शब्द लिखे हैं, रियली थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे दिल से इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक टीचर के लिए बहुत खुशनसीबी की बात होती है। लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मे यू लिव लॉन्ग, योर ग्रेटफुल Praful. Okay, Praful, really thank you so much for the beautiful words you have written for me. थैंक यू। चलिए आपके सवालों के जवाब देते हैं। पहला आपने सवाल पूछा क्यूट की जगह कोई और दूसरे शब्द जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा फेवरेट जो है, मैं यूज करता हूं चार्मिंग, क्यूट की जगह यू आर सो क्यूट की जगह यू आर सो चार्मिंग। और हाँ, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं सिनोनियम ऑफ क्यूट, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए दूसरा सवाल, आपने कहा कि मेरे हैंड राइटिंग बहुत खराब है, क्या मैं इसको कोई तरीका है कि इसको जल्दी से स्मार्ट तरीके से इंप्रूव कर सकता हूं? देखिए यहां पर मैं दो चीजें आपको मेंशन करना चाहूंगा। पहली चीज, ये जो हैंड राइटिंग खराब होती है, ये हमें मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड कर देती है। मतलब हमें लगने लगता है कि हमारी हैंड राइटिंग खराब है तो हम किसी काम के नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इंसान की जो क्वालिटी होती है उसकी हैंडराइटिंग से नहीं, उसकी एबिलिटी से नापी जाती है कि आपके पास कितना ज्ञान है, आपके पास कितनी नॉलेज है, आप कितनी चीजों को जानते हो अच्छी तरह से। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो मोती जैसा लिखते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग है उनकी, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है। और प्रफुल, आप तो इतनी अच्छी इंग्लिश लिखते हो, आपकी इंग्लिश देखकर तो मुझे बहुत मजा आया, और इतने अच्छे अच्छे थॉट्स है आपके, इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे तो नहीं लगता ऐसे इंसान की हैंडराइटिंग खराब होगी। यू आर वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट, और आपने बहुत ही अच्छा लिखा। अच्छा, आपकी जैसी भी हैंडराइटिंग, आप उसे लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए एक एज लिमिट होती है जिस एज तक हम अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। इसको सुधारने के लिए हमें बहुत स्लोली आराम आराम से लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लिखना होता है। अब वो एज होती है 25 से 30 के बीच, इस एज तक के लोग जल्दी से जल्दी अपनी हैंडराइटिंग सुधार लेते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है हैंडराइटिंग सुधारना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हैंडराइटिंग को पर्सनैलिटी से जोड़कर बिल्कुल मत देखिए। महात्मा गांधी जी, द फादर ऑफ नेशन, उनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, और उन्होंने एक बार कहा था कि हर महान इंसान की
हैंडराइटिंग गंदी ही होती है, अच्छी नहीं होती है। तो ये उनके थॉट्स थे और हम सब जानते हैं कि वो कितने महान थे। तो देखिए उनकी हैंडराइटिंग भी खराब थी। तो आप अपनी हैंडराइटिंग को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए, होता है, मेरी भी बहुत खराब है, सो डोंट वरी। लेकिन आप उसे इंप्रूव करना चाहते हैं तो आराम आराम से लिखने की आदत डालिए। कुछ लाइंस वाली नोटबुक्स आती हैं जिनमें वर्ड वाइज आप लिख सकते हैं। कुछ क्लासेस भी होती हैं, अगर आपके शहर में होती हो तो आप वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन आप इतना प्रेशर मत डालिए, अगर खराब रहती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगला सवाल पूछा है कुक एंड ब्यूटी चैनल ने, लिखा है सर यू आर सच अ ग्रेट टीचर, थैंक यू सो मच। आई एम फ्रॉम यूएसए, मैं यूएसए से हूं। मैंने आपसे बहुत सीखा है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, शर्ट के बटन या जिप को बंद और खोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुक्रिया जी, आपने इतने प्यारे शब्द लिखे, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आपने कहा कि बटन खोलने या बंद करने को या फिर जिप खोलने या बंद करने को क्या कहेंगे? देखिए बटन चाहे शर्ट का हो या किसी भी चीज का हो, लगाने के लिए बटन अप कहते हैं। अपनी शर्ट के बटन लगा लो, बटन अप योर शर्ट। अपनी पैंट के या अपने पर्स के बटन लगा लो, बटन अप योर पैंट और पर्स। और बटन खोलने को अनबटन कहते हैं, अनबटन योर शर्ट, अपनी शर्ट के बटन खोल लो। अनबटन द बैग, बैग का बटन खोल दो। अब आई जिप की बात, तो जिप के लिए लगाने को अप, खोलने को डाउन, अप डाउन अप डाउन ऐसे कहते हैं। बस चेन लगा लो, चाहे पैंट की हो, चाहे बैग की हो, चाहे पर्स की हो। जिप अप द पैंट, जिप अप योर पैंट, जिप अप द बैग, जिप अप योर बैग, जिप अप योर पर्स। और खोल दो जिप डाउन योर पैंट, या जिप डाउन द बैग, या जिप डाउन द पर्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है अमीशा राज ने, लिखा है हेलो सर, हाय सर, करवट बदलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे विद एग्जांपल? एग्जांपल के साथ बताइए कि करवट बदलने को क्या कहते हैं। तो करवट बदलने को इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग ऑन साइड्स, रोलिंग ऑन साइड्स। और एग्जांपल जैसे कि मैं सारी रात करवटें बदलता रहा, तो इंग्लिश होगी आई केप्ट रोलिंग ऑन साइड्स होल नाइट। आई केप्ट, मैं करता रहा, क्या करता रहा? रोलिंग ऑन साइड्स, करवट बदलने का काम, होल नाइट, सारी रात। अगला सवाल पूछा है प्रियांशी ने, लिखा है गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग प्रियांशी, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाइए दैट हाउ कैन आई से दैट, मैं ये कैसे कह सकती हूं मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए प्रियांशी, दोनों ही वाक्य एक ही है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है या मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक ही है, बात एक ही है। आप नॉर्मली इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकती हैं, आई एम नॉट गेटिंग टाइम, आई एम नॉट गेटिंग टाइम, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप जानना ही चाहती हैं दोनों को अलग अलग, तो जब भी आप पा रहा है बनाए, मैं खाना नहीं खा पा रही हूं, वह आ नहीं पा रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए अनेबल टू का यूज कीजिए। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, आई एम अनेबल टू गेट द टाइम, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, आई एम अनेबल टू स्पीक, मैं आ नहीं पा रहा हूं, आई एम अनेबल टू कम। और अगर आपको अनेबल याद ना रहे तो आप कांट लगा दीजिए, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, आई कांट फाइंड द टाइम, आई कांट गेट द टाइम। मैं आ नहीं पा रहा हूं, आई कांट कम, तो नॉर्मल रहा है नहीं है तो आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट फाइंडिंग द टाइम, आई एम नॉट गेटिंग टाइम। और अगर पा रहा है तो कांट या अनेबल टू का यूज कीजिए। अगला सवाल पूछा है शिवशंकर ने, लिखते हैं सर माय क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ खोया एंड जलेबी, खोया और जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खोया को इंग्लिश में खोया भी बोल सकते हैं, खोआ भी बोल सकते हैं, या मावा भी बोल सकते हैं। आई लाइक खोआ, आई लाइक खोया, आई लाइक मावा, चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते ही इंग्लिश में यूज करना तो आप एवोपरेटेड मिल्क बोल सकते हैं, ये एक हो सकता है। या फिर और दूसरा जलेबी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो जलेबी को भी इंग्लिश में आप जलेबी कह सकते हैं, आई लाइक जलेबी, आई एम गोइंग टू बाय जलेबी, मैं जलेबी खरीदने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश जाननी है तो आप जलेबी को बोल सकते हैं फनल केक, फनल केक। तो ये दोनों शब्द आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की हिंदी भी पॉपुलर है, आप हिंदी में भी इन्हें बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है जावेद अख्तर ने, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जावेद जी, मैं बाल कटवाता हूं और मैं बाल काटता हूं, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, जब भी हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसमें गेट और मेक का यूज करते हैं। यहां गेट का यूज करेंगे, मैं बाल कटवाता हूं यानी काम किसी और से करवाता हूं, तो इंग्लिश होगी आई गेट माय हेयर कट, आई गेट माय हेयर कट। और मैं बाल काटता हूं, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है यानी काम मैं ही करता हूं, आई कट द हेयर, आई कट द हेयर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला सवाल पूछा है मैना कीर ने, लिखा है गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून, मेरा क्वेश्चन है कि मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूं, मैं जी भर कर खाना चाहता हूं, इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएं? थैंक यू सो मच। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर हमें तंग करते हैं, जी भर कर ऐसे कैसे बोले? तो इसके लिए आप एक फ्रेज याद कर लीजिए, फुल ऑफ माय डिजायर। फुल ऑफ माय डिजायर इसका मतलब होता है जी भरकर या जी भर के। जैसे कि आपने पूछा मैं तुम्हें जी भरकर देखना चाहता हूं, आई वांट टू लुक एट यू, आई वांट टू सी यू, फुल ऑफ माय डिजायर, यानी मैं तुम्हें जी भरकर देखना चाहता हूं, मैं जी भरकर खाना चाहता हूं, आई वांट टू ईट, फुल ऑफ माय डिजायर, मैं जी भरकर घूमना चाहता हूं, आई वांट टू वॉन्डर, फुल ऑफ माय डिजायर, मैं जी भरकर वीडियो देखना चाहता हूं, आई वांट टू वॉच द वीडियो, फुल ऑफ माय डिजायर। सो फुल ऑफ माय डिजायर मतलब जी भरकर। अगला सवाल पूछा है ऑल अबाउट
नोट 8 ने लिखते हैं सर नमस्ते। नमस्ते जी, आई होप यू आर वेल। यस आई एम वेरी वेल। हाउ टू से, इसे कैसे कहेंगे? वो एक नंबर का चोर है, प्लीज सर रिप्लाई। देखिए जब भी आप कहते हैं एक नंबर का, वो एक नंबर का भुक्कड़ है, एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का चोर है, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सच अ। सच अ का मतलब होता है एक नंबर का या सचमुच। जैसे वो एक नंबर का चोर है, ही इज सच अ थीव, वो एक नंबर का झूठा आदमी है, ही इज सच अ लायर गाय। या वो एक नंबर का और भुक्कड़ है तो ही इज सच अ हंग्री पर्सन, ऐसा आप बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है आशा देवी ने, बहुत लंबा कमेंट है, चलिए पढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सर, आई हेल फ्रॉम असम। नमस्ते आपको असम से सर, गुड आफ्टरनून। नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वॉच ऑल योर वीडियोस, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूं। ऑनेस्टली सर, योर टीचिंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। आई हैवंट सीन एनी अदर टीचर लाइक यू। वन सिंपल क्वेश्चन इज इमर्स्ड इन माय माइंड। आई वांट टू नो आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन सर। माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैड एंड वाज? बोथ आर फॉर पास्ट टेंस, बट व्हाट्स द डिफरेंस? Sir, please, as a student, I'm requesting you to please pick my question. Sir, I hope that you will definitely pick my question. Wow, okay, beautiful comment. और आपने बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी है, बहुत अच्छा ग्रामर यूज किया है इसके अंदर। I'm proud of you. आशा देवी जी असम से। आपने पूछा है वॉज और हैड में क्या फर्क होता है। देखिए वॉज का मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आए, वहां वॉज लगाएंगे आईएनजी के साथ में। जा रहा था, वॉज गोइंग। मैं आ रहा था, वॉज कमिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। और हैड का मतलब होता है चुका था या लिया था। मैंने खा लिया था, मैं देख चुका था, हम सो चुके थे, मैंने पूछ लिया था, क्या तुमने देख लिया था, वह नहीं आ चुका था। इसके लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैं आ चुका था, आई हैड कम। तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। हमने खाना खा लिया था, वी हैड ईटन द फूड। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों को और बेहतर क्लियर करने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस जरूर देखें। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, या अपने आसपास कोई दूसरी वीडियो या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर इकट्ठा करें। अगला सवाल पूछा है फन विद अरी ने, लिखते हैं सर आउटा मींस, आउटा का मतलब क्या होता है? पिक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल पिक कीजिए। ये कर लिया पिक। देखिए अगर इसकी स्पेलिंग पे गौर करें तो इसमें यू आ रहा है। अगर ये यू वाली स्पेलिंग को पिक करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आउट ऑफ। ये एक स्लैंग वर्ड है, ये एक शॉर्ट में यूज किया गया आउट ऑफ को। आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर से, पर ये मेरे दिमाग से बाहर है, इट्स आउट ऑफ माय माइंड। आउट ऑफ की जगह आउट ऑफ बोल देते हैं शॉर्ट में, जरा स्टाइल छाड़ने के लिए। तो जहां पर भी आप जो है यू वाला देखें आउट ऑफ, तो उसका मतलब हो जाएगा आउट ऑफ। लेकिन अगर इसका यू हटा दे ऑट, तो वो हो जाएगा ऑट टू, जिसका मतलब होता है चाहिए। यू ऑट टू गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू ऑट टू कम, तुम्हें आना चाहिए। तो फिलहाल आपके वाले जो वर्ड है, जो स्लैंग वर्ड है, इसका मतलब है आउट ऑफ। तो गाइस, तो ये थी आज की संडे वाली वीडियो जिसमें मैंने आपके सवालों को पिक किया। आपको तो पता ही है कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है सरताज स्टोरी, जहां पर मैं व्लॉगिंग करता हूं, व्लॉग्स डालता हूं, थोड़ी सी मस्ती मजाक करता हूं। उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरा एक शॉर्ट वीडियो का चैनल भी जिसपे छोटी छोटी वीडियोस डालता हूं, वहां पर भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप और नॉलेज चाहते हैं इंग्लिश के बारे में तो इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट संडे वाली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगा। अगर आपका है कोई सवाल तो जाओ अभी इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल शेप दो, और इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।